Now, this question is again a very important question. An infinite long wire located on z axis carries a current I along z direction and produces the magnetic field. तो यहाँ पे हमारे पास गिवन सर्किट में एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, वो जेड एक्सिस में हमने रखी हुई है, उसमें करंट आई जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में फ्लो कर रहा है, उससे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है. नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन इंटेग्रल पी डॉट डी एल अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट, और वो जो पॉइंट है वो ये दिया हुआ है -√3a,a0 टू a0 इज गिवन बाय. तो हमने निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटेग्रल ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी डॉट डी एल इंटेग्रल निकालना है फॉर अ स्ट्रेट लाइन. और वो स्ट्रेट लाइन ये पॉइंट्स हैं इनिशियल एंड फाइनल. वो जो स्ट्रेट लाइन है उसके ये इनिशियल एंड फाइनल. और अगर मैं देखूं तो इसमें ये मेरा जेड एक्सिस जो है वो 0 है, तो मेरा जो गिवन पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है. तो मैं एक्स वाई प्लेन को पेपर पे बना लेता हूँ और जेड जो है वो पेपर के परपेंडिकुलर है. मेरा करंट जेड में है और पॉजिटिव जेड में, तो मेरा जो करंट है वो पेपर के परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है और उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रही है. उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और उसका मैं बी डॉट डी एल निकालना चाहता हूँ. किसके लिए निकालना चाहता हूँ? स्ट्रेट लाइन के निकालना चाहता हूँ जो ये दो पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो पहले तो फिगर बनाते हैं इसकी, देखते हैं कि फिगर क्या बनती है. तो हमारे पास देखो फिगर के अकॉर्डिंगली ये मैंने ले लिया एक्स वाई, जो क्वेश्चन मुझे कह रही है एक्स वाई के ऊपर मैंने ये दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए. एक पॉइंट जो है मेरा वो a,0, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा. दूसरा जो पॉइंट है वो मेरा -√3a,a,0, ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा. एंड व्हाट आई ऑब्जर्व इज के ये वाला जो मेरा डिस्टेंस बन रहा है ये मेरा ए डिस्टेंस हो गया और ये मेरी वो वायर है जिसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी. ये मेरा करंट है और ये डॉट का मतलब ये करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? आउटवर्ड्स टू द पेपर फ्लो कर रहा है. और मुझे अब यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने ये जो गिवन लाइन मैं देख रहा हूँ ये वाली जो लाइन है इसका मैंने बी डॉट डी एल निकालना है. मैंने लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है फ्रॉम लेट अस से पॉइंट पी टू क्यू. मैंने ये पी टू क्यू ये जो पी टू क्यू लाइन है इसके ऊपर मैंने बी डॉट डी एल करना है. मैंने इसका बी डॉट डी एल करना है. बी किसके कारण है? बी इस करंट के कारण है. तो अब बी डॉट डी एल का मतलब हो गया आप इसके ऊपर स्मॉल छोटे छोटे एलिमेंट्स लोगे और आप इसके ऊपर जो स्मॉल एलिमेंट्स लोगे उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को डॉट प्रोडक्ट करके उसको इंटीग्रेट मतलब ऐड करोगे. तो अगर मैं यहाँ पर देखो मूव करूँ इस पी टू क्यू पे मूव करूँ तो आई एम मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस. मैं एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ. तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ये पीस उठा लिया और वो जो मैंने छोटा सा पीस उठाया लेटे से वो मैंने पीस उठाया एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ये गिवन ओरिजिन, मतलब एक्स डिस्टेंस मैं ओरिजिन से ले रहा हूँ राइट साइड और एक्स डिस्टेंस आगे जाके मैंने ये डी एक्स छोटा सा ये पाथ लिया. तो मैंने अब ये छोटे, क्योंकि पहले छोटे पाथ का आप पी डॉट डी एल करोगे फिर उसको पूरा इंटीग्रेट करोगे, तो ये छोटा सा मैंने ये पीस उठाया. तो मैंने एक्स डिस्टेंस पे ये अगर मैं नोटिस करूं तो ये मेरा एक्स डिस्टेंस पे ये मैं पहले यहाँ था और फिर मैंने ये डी एक्स पीस उठाया. तो मैं जब डी एक्स पीस उठाया तो मैं अब यहाँ आ गया. तो जब मैंने डी एक्स पीस उठाया तो ये मेरा गिवन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डी थीटा. और मैं जब एक्स पे मैंने उठाया तो मेरा ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है. तो मैं यहाँ से जब मैं मूव किया, मैंने ये एक्स डिस्टेंस मूव किया तो मेरा जो एंगल बन रहा है वो ये थीटा बन रहा है. और जब मैंने ये छोटा सा पीस उठाया डी एक्स तो वो छोटे से पीस ने जो यहाँ पे गिवन एंगल बनाया वो डी थीटा बनाया. एंड ये जो आपको गिवन पॉइंट जहां से आपने पीस उठाया अगर आप वहां से देखो करंट का डिस्टेंस वो लेटर से आर डिस्टेंस है. और अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर आएगी. आपको पता है कि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देगा वो सर्कुलर देगा और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से बनेगी एंटी क्लॉकवाइज.
तो अगर मैं ये जो गिवन पॉइंट है जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट को, अगर मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करूँ, तो मैं क्या नोटिस करूँगा कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड वो जो लग रही है वो ये पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में लगेगी। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे ये इस तरीके से लगेगी, और वो जब लगेगी तो गिवन आर के परपेंडिकुलर लगेगी ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने ये जो गिवन मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ किया, ये देखो, ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ किया, ये जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हम क्या नोटिस कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड हम नोटिस कर रहे हैं कि ये गिवन आपका जो वायर ये आप ले रहे हो, इसके ऊपर इस तरीके से लग रहा है कि ये जो आर डिस्टेंस है इसके ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर ये आई से सर्कुलर बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल होगी, तो रेडियस के साथ वो परपेंडिकुलर एंगल बनेगा। अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये एंगल जो बनेगा, ये वाला, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, तो ये एंगल भी आपका थीटा बन जाएगा। हाँ जी, पता लग गया क्यों थीटा बनेगा, बिकॉज दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऊपर दो परपेंडिकुलर्स बनाओगे तो वो परपेंडिकुलर्स के दो परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल बनेगा जो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में है। तो आपके पास ये थीटा एंगल बन गया, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये आपका डी एक्स। तो अगर मैं ये डी एक्स को नोटिस करूँ तो मेरा डी एक्स ये है, मैं इधर को जा रहा हूँ क्योंकि हमने पी टू क्यू जाना था, तो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरी ये होगी डी एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे अब बी डॉट डी एल निकालना है मैंने इस छोटे से पीस का, तो ये छोटे से पीस का बी डॉट डी एल मेरे पास हो जाएगा बी इंटू डी एक्स कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका डी एक्स है, और ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन बी एंड डी एक्स, तो ये बी और डी एक्स के बीच में एंगल आ गया 180 माइनस थीटा। और मेरा ये जो गिवन बी होगा, इस बी की वैल्यू क्या बनेगी, तो बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई ओवर दिस आर, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। अच्छा, अब क्वेश्चन आया कि मैं इस आर को, अब मेरे ये जो पॉइंट्स मुझे दिए हुए हैं इनके साथ कैसे रिलेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि ये मेरे पास गिवन ट्रायंगल बन रहा है, और ये जो गिवन ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में ये एंगल हमारा थीटा है, और ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है ये ए है, ये हमारा डिस्टेंस एक्स है, ये हमारे पास आर है। तो ये मैंने ये जो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा था, मैंने इस ट्रायंगल को उठाया और इसको मैंने ऑब्जर्व किया। तो जब मैं इसको उठा के इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये 90 है, तो व्हाट इज योर टैन ऑफ थीटा, तो मैंने क्या नोटिस किया कि जो टैन थीटा बनेगा दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टैन ऑफ थीटा हमारे पास आ गया एक्स बाय ए। तो ये जो गिवन वैल्यू है ये x इज इक्वल टू ए टैन थीटा। तो अगर मैंने ये dx इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको dx, तो a तो कांस्टेंट है आपके पास, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, देखो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो a तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये वाला a तो सेम ही रहेगा। हाँ, जब आप आगे जा रहे हो तो r बदल रहा है और r के साथ थीटा बदल रहा है, तो थीटा वेरिएबल है, तो आपके पास टैन थीटा क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हमने बी की वैल्यू भी निकाल ली और डी एक्स की वैल्यू भी निकाल ली। तो मेरे पास यहाँ पर मैं अगर ये बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये मेरे पास बन गया म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई इंटू आर। ये मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये 2 कैंसिल होके यहाँ पर ये आ गया म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई इंटू आर। अच्छा, ये जो डी एक्स है अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कॉस 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास ये बी डॉट डी एल की वैल्यू आ रही। तो मैंने ये बी डॉट डी एल करना है फ्रॉम पी टू क्यू, तो मैंने अभी छोटे से पीस का बी डॉट डी एल किया, अभी इसको पूरा मैंने इंटीग्रेट करना है पी टू क्यू, तो मैंने ये छोटा सा पीस उठा लिया। अब अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो मैंने इस आर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है,
तो अब इस आर को, क्योंकि जब आगे जा रहा हूँ तो आर वेरी कर रहा है, तो मैं आर को सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ। तो आर की वैल्यू अगर मैं दोबारा इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूँ तो मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूँ कि व्हाट इज योर गिवन आर विद ए, बिकॉज आगे जाओगे तो एक्स तो बदल ही रहा है पर ए कांस्टेंट है। तो मेरे पास क्या आ गया कि cos ऑफ थीटा will be equal to your given base over hypotenuse. So what you get is that your r is equal to a over cos theta. तो a over cos theta is secant theta. तो हमारे पास ये जो गिवन r की वैल्यू है मैंने इसको लिख दिया a secant theta। आज समझ में आ गया मैंने क्या किया है? तो अब मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूँ कि ये देखो a और a कैंसिल हो गया, फिर ये आपके पास कॉस और ये एक सेकेंड कैंसिल हो गया और ये सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो गया। तो हमारे पास गिवन वैल्यू बी डॉट डी एल इंटेग्रल आ गया माइनस म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई इंटू डी थीटा एंड आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम पी टू क्यू। मैं इसको पी टू क्यू इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। ये पी टू क्यू मतलब ये दो पॉइंट्स जो मेरे को दिए हुए हैं इनके अलॉन्ग मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। अच्छा, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो देखो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई 2 पाई, हाँ जी बाहर निकाल दूं कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन आ गया कि लिमिट्स पुट करनी है ये थीटा। तो लिमिट्स कैसे पुट करेंगे? देखो पहले आप ये पॉइंट पी पे हो, जब आप ये पॉइंट पी पे हो तो आपके पास ये वाला जो एंगल है ये आपका एंगल बन गया थीटा 1। ये आपका यहाँ पे ये एंगल बन गया थीटा 1। और जब आप ये वाले पॉइंट यहाँ पर हो क्यू पॉइंट पे हो, तो क्यू पॉइंट पे हो तो ये वाला जो आपका एंगल बना ये वाला पूरा का पूरा ये वाला एंगल ये आपका एंगल बन गया थीटा 2। तो ये दो एंगल्स आ गए। तो एक मेरे पास गिवन एंगल ये आ गया एंगल थीटा 1, एक ये मेरे पास पूरा एंगल ये वाला पूरा एंगल आ गया, ये एंगल आ गया थीटा 2। तो मैंने यहाँ पे थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक इंटीग्रेट करना है। लेकिन एक चीज ध्यान से नोटिस करो, जब मैं इधर को जा रहा हूं तो ये मेरी देखो जो मैंने मोशन लिया था उसके ऑपोजिट है। तो मैंने सारा जो गिवन dx लिया था वो कहां से लिया था? इस जगह से लिया था, फ्रॉम ओरिजिन वाली साइड। तो अगर मैं इधर को जा रहा हूं तो ये मेरा नेगेटिव एंगल बनेगा, और मैं यहाँ राइट साइड जाऊंगा तो ये मेरा पॉजिटिव एंगल बनेगा। तो मेरे पास एक एंगल आ गया माइनस थीटा 1, दूसरा एंगल आ गया प्लस थीटा 2। अब क्वेश्चन आया कि ये थीटा 1 कैसे निकालना है, तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे आप? तो हाउ टू फाइंड दिस एंगल? तो हमारे पास देखो ये जो गिवन फिगर है, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से नोटिस करूं तो मैंने जब ये थीटा 1 निकालना है तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, ये ए है और ये डिस्टेंस √3a। ये देखो ये माइनस, ये जो आपका डिस्टेंस है ये कितना है? ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये √3a डिस्टेंस आ रहा है। तो ये आपके पास √3a, ये देखो ये परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास यहाँ पर अगर मैं गिवन एंगल को सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इस गिवन एंगल को कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो मेरे पास tan ऑफ थीटा 1 विल बी इक्वल टू योर परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो व्हाट इज थीटा 1? हाँ जी कितना आ गया? दैट इज 60 डिग्री। हाँ जी ठीक है, थीटा 1 60 डिग्री आ गया। और जब आप लिमिट्स लिख रहे हो ना तो ये अकेला एंगल है, तो अकेला एंगल जब लेते हैं तो उसको रेडियन में लेते हैं। हम ये साइन कॉस टैन जब लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें डिग्रीज में लेते हैं एंगल, और अगर अकेला एंगल लेना हो तो उसको किस में लेते हैं? रेडियन में। तो यहाँ पे ये जो आपका एंगल आ गया 60, ये कितना आ गया? π/3 रेडियन। एंड ऐसे ही अगर मैं अब ये वाला देखो थीटा 2 निकालना चाहता हूँ तो थीटा 2 अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो थीटा 2 को सॉल्व करने के लिए मेरे पास ये जो एंगल है ये मेरा थीटा 2 है, ये भी ए है ये भी ए है, ये तो सिंपल ही हो गया, दोनों साइड्स इक्वल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपके पास जो गिवन थीटा 2 आया ये कितना आ गया? 45 डिग्री। हाँ जी बात लगे ना, 45 डिग्री कैसे आया? दोनों साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पे मेरे पास ये जो गिवन वैल्यू ये आ गई π/4 रेडियन। तो मैंने यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू पुट कर दी -π/2 और थीटा 2 की वैल्यू पुट कर दी +π/4।
तो ये आपके पास -μ0 I ओवर 2 पाई, पाई/4 माइनस माइनस प्लस पाई/3। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये जो पाई है ये हमारा कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, तो हमारी वैल्यू आ गई 7/24 μ0 I। तो ये हमारा जो गिवन आंसर है वो आ गया 7/24 μ0 × I। और ये जो माइनस है, ये माइनस इसलिए क्योंकि आप P2Q जा रहे हो। अगर आप Q2P जाते, P2Q जा रहे हो तो ये माइनस में आ गया। अगर आप Q2P जाते तो ये आंसर प्लस में आना था, क्योंकि आप जब ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो ना, तो आपका पाथ जो है, पाथ वो डिपेंड करेगा कि भाई वो पाथ जो है वो फील्ड के आप अलोंग जा रहे हो तो फिर पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, अगेंस्ट जा रहे हो तो फिर नेगेटिव आंसर आ जाएगा। पर हमें क्वेश्चन था फाइंड द मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन था फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। तो हमें क्वेश्चन में कहा था कि मैग्नीट्यूड निकालो, तो ये हमारा गिवन मैग्नीट्यूड आ गया। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस तरीके से हमने ध्यान रखना है कि इसको हमने कैलकुलस मेथड के हेल्प से सॉल्व किया B.dl को। तो याद रखना है कि एक स्ट्रेट वायर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करती है, और इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ जी, क्लियर है ये। अब यही क्वेश्चन मैं एक और वे में कर सकता हूँ यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। मतलब मैं एक और मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। और वो दूसरा मेथड क्या है, क्वेश्चन तो सेम ही है, सारा कुछ वही क्वेश्चन है जो हम कर रहे थे। अब बस ये है कि अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ विद योर सेकंड मेथड, दैट इज योर एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो अब मैं सॉल्व कैसे करूंगा, मतलब मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करूंगा। तो हमारे पास देखो यहाँ पे ये पी क्यू वायर है, हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये जो हमारा पॉइंट है ये है A,A,0। फिर हमारा ये -√3A,A,0। ये हमारे दो पॉइंट्स हैं। मैं ये P से Q का B.dl करना चाहता हूँ। और वो जो B.dl मैं करना चाहता हूँ वो क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि ये करंट फ्लो कर रहा है, इसके कारण B.dl आएगा, मतलब इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो अब मैं यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ लगाना चाहता हूँ, वो तो लगेगा हमेशा लूप पे। तो मैं कैसे इसको अप्लाई करूँ, तो मैंने ये एम्पीरियन लूप ले लिया, और ये जो एम्पीरियन लूप मैंने लिया ये मैंने इस हिसाब से लिया कि आपका जो लूप है वो ये P और Q पॉइंट्स को टच करते हुए जा रहा है, और ये सर्कुलर लूप है। और ये जो सर्कुलर लूप है इसमें देखो ये I करंट है जो लूप में से फ्लो कर रहा है, और मैं जो पाथ ले रहा हूँ वो इस तरीके से ले रहा हूँ। मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मेरा जो पाथ है, पाथ वो मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ। मैं पाथ एंटी क्लॉकवाइज क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी एंटी क्लॉकवाइज से आएगी। तो B.dl मेरा सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फॉर एम्पीरियन लूप, अगर मैं एम्पीरियन लूप के लिए देखूं तो फॉर एम्पीरियन लूप व्हाट आई नोटिस इज दैट योर B.dl इंटेग्रल फॉर क्लोज पाथ विल बी μ0 टाइम्स द करंट। और ये करंट देखो पूरा का पूरा लूप में से पास कर रहा है। तो ये मैंने एम्पीरियन लूप पूरे के पूरे लूप के लिए B.dl निकाल लिया। पर मेरे को तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये PQ के लिए निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये जो P से लेके Q, ये मैं अगर यहाँ से, क्योंकि मैं ये पाथ ले रहा हूँ, तो क्योंकि मैं ये पाथ ले रहा हूँ तो मेरे पास ये Q से लेके ये P तक अगर मैं सर्कल का पोर्शन लूँ, कहाँ से, Q to P, तो मैं ये Q to P जा रहा हूँ ऑन द सर्कल। तो मैंने ये मूवमेंट किया QRP। तो अगर मैं ये B.dl इंटेग्रल निकालना चाहता हूँ फॉर QRP, तो ये आप नोटिस करो ये पूरे सर्कल का एक छोटा सा सेगमेंट है। अच्छा, पूरे सर्कल के लिए ये B.dl बन रहा है, तो उस छोटे से सेगमेंट के लिए कितना बनेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो सेगमेंट एंगल बनाएगा विद योर गिवन टू साइड्स, और ये एंगल हम अभी पीछे निकाल के हटे हैं। हमारे पास ये जो साइड था ये √3A और ये A,
और ये हमारे पास ए, तो हम ये एंगल निकाल के हटे हैं 45 डिग्री है, ये हम निकाल के हटे हैं कितना है 60 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि ये जो गिवन केस है, इस गिवन केस में मेरा जो टोटल एंगल बन रहा है, ये टोटल एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है, ये मेरा टोटल एंगल बन रहा है 105 डिग्री। तो यूनिटरी मेथड पूरे 360 डिग्री, अगर मैं ये पूरा 360 डिग्री लूं तो पूरे 360 डिग्री के लिए कितना है मेरा बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई। तो फिर 105 डिग्री के लिए कितना होगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू यूनिटरी मेथड 105 ओवर 360। हाँ जी, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 के टेबल के साथ ये कट हो जाएगा, तो 15 7s आर एंड 15 2s एंड फिर ये आ गया आपके पास 4, तो ये आ गया 7/24। तो हमारे पास ये जो गिवन वैल्यू है ये कितनी आ गई 7/24 म्यू नॉट इंटू आई। तो हमारे पास ये 7/24 म्यू नॉट इंटू आई आ गया। लेकिन ये तो आया किसके लिए, ये क्यू आर पी के लिए। मैंने तो निकालना है ये पी क्यू, मैंने तो इस पी क्यू के लिए निकालना है। तो मैंने लेटे से ये पाथ पी एस क्यू कह दिया कि मैंने ये पी एस क्यू पाथ के लिए निकालना है, मैंने तो ये पाथ के लिए निकालना है। तो अगर अब मैं देखो ये लूप ले लूं, ये देखो ये वाला लूप ले लूं, कौन सा लूप लूं, अब मैंने ले लिया लूप क्यू आर पी एस क्यू। अगर आप ध्यान से नोटिस करो ये जो लूप है, इस लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो तो है ही नहीं, क्योंकि करंट तो ये रहा। तो अगर मैं इस लूप के ऊपर एम्पियर सर्किट लॉ लगाऊं इस लूप के ऊपर, तो इस लूप के ऊपर एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहेगा कि बी डॉट डी एल इंटेग्रल फॉर क्लोज पाथ इज 0। और अगर आप इस पाथ को देखो तो ये पाथ दो एलिमेंट्स का बना हुआ है। कौन से दो एलिमेंट्स, एक बी डॉट डी एल क्यू आर पी प्लस दूसरा ये बी डॉट डी एल इंटेग्रल फ्रॉम पी टू क्यू, ये जो स्ट्रेट लाइन, ये पी एस क्यू जो आपका ये स्ट्रेट लाइन, एंड ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 0। आज समझ में आ गया क्यों 0, बिकॉज करंट ही नहीं है। एम्पियर एंड लूप तो मैंने यहाँ पे 2 बार लगाया एम्पियर सर्किट लॉ, पहले मैंने पूरे सर्कल के लिए लगाया, सर्कल के लिए लगा के फिर मैंने वो सेगमेंट उठा लिया। वो सेगमेंट इसलिए उठाया क्योंकि वो सेगमेंट स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो अगर सेगमेंट प्लस स्ट्रेट लाइन ले लूँ फिर एक और लूप बन जाएगा, उस लूप के अंदर कोई करंट नहीं है, तो एम्पियर सर्किट लॉ लगाया तो वो 0 आ गया उस लूप के लिए। तो मेरे पास ये जो गिवन वैल्यू जो मैंने निकालनी थी क्वेश्चन में, बी डॉट डी एल फ्रॉम पी टू क्यू, ये आ जाएगा माइनस ऑफ बी डॉट डी एल क्यू आर पी, और ये जो मेरा आंसर आया वही आ गया माइनस ये जो आपने निकाला था, जो हमने पहले पिछले पार्ट में निकाला था सेम वैसे ही आ गया 7/24 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट इंटू वाई। तो हमारे पास अगेन मैग्नीट्यूड निकालना था, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये दोनों मेथड्स के साथ हमने गिवन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, एक कैलकुलस और दूसरा जो है वो एम्पीरियन सर्किट लॉ लगा के। तो ये 2 मेथड हैं जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो कंसेप्ट देखो क्लियर है कैसे किया सॉल्व।